Jai Hind to all. Welcome to the official channel of the Prime Tutor Institute, and from today we are starting our one short series of various subjects. My name is Om and I will teach you social sciences. Okay. So without delay let's start our first chapter of the political science class 10th. है ना। तो भाई फर्स्ट चैप्टर है हमारा पावर शेयरिंग। अब इस पावर शेयरिंग में है क्या? As name suggested, power sharing. It means to say that sharing of power. है ना। This chapter is all about sharing of power. How different organization of the government, है ना, share their power. How different level of the government share their power between themselves. है ना। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में। ये था छोटा सा रिकैप। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है दो केसेस के साथ, बेल्जियम और श्रीलंका के केसेस के साथ। ओके। तो बेल्जियम का केस क्या है तो देख लेते हैं। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है। ओके। ये है बेल्जियम का पूरा मैप और ये चारों तरफ से वेरियस कंट्रीज और सी से सराउंडेड है ना। ऊपर में नॉर्थ में इसका नीदरलैंड है ना। अगर हम चले जाएं इसके ईस्ट में तो जर्मनी मिलता है। इसके क्या बोलते हैं साउथ ईस्ट में आ जाएं तो लग्जमबर्ग मिल जाएगा। और अगर हम लोग इसके वेस्ट में चले जाएं तो मिल जाएगा हमें नॉर्दर्न सी। ओके, गेटिंग मी और नॉट? ओके। सो ये है क्या इसका ज्योग्राफिकल पोजीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंप्लीटेड व्हाट ज्योग्राफिकल पोजीशन, है ना। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंप्लीटेड आवर ज्योग्राफिकल पोजीशन, है ना। क्योंकि सीबीएसई कभी कभी हमें मैप्स के थ्रू या फिर केस बेस्ड स्टडीज के थ्रू ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है ना। तो उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब इसके इथनिक कंपोजिशन की बात करेंगे, है ना। इथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है? इथनिक कंपोजिशन डिफरेंट लैंग्वेज हो सकता है, डिफरेंट कल्चर हो सकता है, फूड, क्लोथ, लैंग्वेज, है ना। ये सभी ग्रुप मिला करके इथनिक कंपोजिशंस कहलाते हैं, है ना। अब बढ़ते हैं कि बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन क्या था। बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन कुछ इस तरीका से था कि वहां पे तीन तरह के मेनली स्पीकर्स रहा करते थे, लैंग्वेज बोली जाती थी। कौन कौन सी? डच, फ्रेंच और जर्मन। ओके। अब प्रॉब्लम क्या थी कि पूरे के पूरे बेल्जियम में 59% डच स्पीकर थे, 40% फ्रेंच स्पीकर थे और 1% जर्मन स्पीकर थे। ओके। लेकिन इसके कैपिटल सिटी में, इसका कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, है ना, याद रखिएगा। ब्रुसेल्स इसका कैपिटल सिटी है। ब्रुसेल्स में कुछ उल्टा ही था। क्या उल्टा था कि जो डच स्पीकर पूरे के पूरे कंट्री में मेजॉरिटी में थे, यहाँ कैपिटल में आकर के इनकी मेजॉरिटी मात्र 20% रह जाती थी, है ना। और जो पूरे के पूरे कंट्री में माइनॉरिटी में थे, है ना, जैसे 40% फ्रेंच स्पीकर थे तो वो यहाँ आकर के 80% हो जाते थे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, है ना। पावर को अगर शेयर करना है तो कुछ तो निकालना पड़ेगा। अगर एक साथ एकोमोडेट होना है, एक साथ एग्जिस्ट करना है एज अ नेशन की तरफ, तो कुछ तो उपाय निकालेंगे, है ना। तो एकोमोडेशन हुआ। वी विल टॉक अबाउट इट लिटिल बिट लेटर। नाउ वी आर मूविंग टू द सेकेंड केस, दैट इज ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का केस समझते हैं। तो इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन देख लेते हैं हम लोग। इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन है एशिया में, ठीक है। हमारे जस्ट इंडिया के नीचे ये है हमारा इंडिया। इंडिया में एक स्टेट पड़ती है तमिलनाडु, है ना। तमिलनाडु, यहाँ पे केरला पड़ेगा, है ना, ये केरला है। तो केरला तमिलनाडु के जस्ट नीचे आओगे तो एक कंट्री मिलेगा तुम्हें, क्या? श्रीलंका के नाम से। इसकी कैपिटल है कोलंबो। ओके। और ये इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी में ही पड़ता है लगभग, ठीक है। इंडियन ओशन में ही पड़ता है। अब ज़्यादा बेटर तरीका से समझेंगे। मैंने आपके प्रेफरेंस के लिए सारी चीज़ को डिनोट कर लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसका भी इथनिक कंपोजिशन हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ का इथनिक कंपोजिशन क्या था। तो श्रीलंका का इथनिक कंपोजिशन में अगर बात करें तो सिन्हलीज हुआ करते थे 74%, है ना। मतलब सिन्हलीज लैंग्वेज एक सिन्हला लैंग्वेज बोली जाती थी वहाँ पे, श्रीलंका में आज भी बोली जाती है इवन, ठीक है। तो 74% वहाँ पे सिन्हलीज लैंग्वेज बोलने वाले थे। 18% तमिल स्पीकर थे। लेकिन ये तमिल स्पीकर जो थे इनमें भी पार्ट बचा हुआ था। इनमें से 18% में 13% श्रीलंकन तमिल थे और 5% इंडियन तमिल थे।
अब बोलोगे कि ये इंडियन तमिल कहाँ से आ गए? इंडियन तमिल लाए गए थे कहाँ से? इंडिया से, ओके, एज अ इंडेंचर्ड लेबर, है ना, एज अ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में लाए गए थे, अब वो वहीं पे बस गए, ठीक है। तो ये स्थिति थी। अब देखो क्या हुआ, इनका रिलीजन कंपोजिशन की अगर बात करें तो रिलीजन में सिन्हलीज हुआ करते थे। जो सिन्हलीज कौन से धर्म को मानते थे? तो बुद्धिज्म को माना करते थे ये लोग, ठीक है। और जो तमिल थे वो ज़्यादातर हिंदूज और मुस्लिम हुआ करते थे, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो दोनों ही कंट्रीज में, बेल्जियम और श्रीलंका, दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट की कंट्री हैं, है ना। और यहाँ पे इतनी कंपोजिशन इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि अगर अच्छे तरीका से पावर को शेयर नहीं किया गया, है ना, पावर शेयरिंग, दैट्स व्हाई इट इज इंक्लूडेड इन द चैप्टर ऑफ पावर शेयरिंग, है ना। अगर पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, एक ऐसा प्लान नहीं बनाया गया जिससे सारे के सारे इथनिक कंपोजिशन एक साथ एग्जिस्ट कर पाए, तो होगा ये कि कंट्री डिवाइड हो जाएगा, कंट्री विल नॉट एग्जिस्ट, ओके, कंट्री विल नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ दिस इथनिक कंपोजिशन और नॉट शेयरिंग द पावर वेरी वेल। तो क्या होगा, पूरी तरीका से कंट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पार्ट पार्ट डिवाइड हो जाएगा। तो जरूरत क्या है, अगर एक साथ रहना है इन्हें, तो एक ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये दोनों के दोनों कंट्री जो हम पढ़े, इसमें सबको ये फील हो कि नहीं, दिस कंट्री बिलोंग्स टू अस, दिस इज आवर कंट्री। कैसे इंडिया को हम लोग बोलते हैं, वी बिलोंग्स टू द वेरियस, we also have na various types of diversity, but still we are united. We have individual identity, we have geographical identities, we have language identity, but still सबसे ऊपर कौन आता है? We are Indian. तो इनको ये फील करवाने के लिए जरूरत है एक ऐसे सिस्टम की जिसके थ्रू ये दोनों कंट्री एग्जिस्ट कर जाएं। तो देखते हैं कि बेल्जियम क्या यूज किया अपने पूरे कंट्री को बचाने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए अपने एथनिक कंपोजिशन को, ठीक है। तो देखते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम और श्रीलंका में क्या हुआ। अभी बेल्जियम का केस पहले देख लेते हैं। बेल्जियम में एकोमोडेशन हो पाया, श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म का यूज किया गया और जिसके कारण एकोमोडेशन नहीं हो पाया। अब क्या प्रॉब्लम थी ये देखते हैं कि किस तरीका से बेल्जियम सरवाइव कर गया, कोई भी दिक्कत नहीं हुई, आसानी से सारी चीज सेट हो गई, है ना। और इतने बेटर तरीका से सेट हो पाई कि जो यूरोपियन यूनियन का जो हेडक्वार्टर था वो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जाके बना, है ना। इतने अच्छे तरीका से सिस्टम स्टैब्लिश किया गया। वहीं अगर श्रीलंका की अगर बात करें तो श्रीलंका में एकोमोडेशन ना होने के कारण, मेजॉरिटी रूल स्टैब्लिशमेंट करने के कारण यहाँ पे सिविल वॉर हो गया और स्थिति तो इतनी बुरी हो गई थी कि श्रीलंका दो भाग में बंटने वाला था। चलिए देख लेते हैं कि इसमें बेल्जियम में क्या हुआ ऐसा कि आसानी से ये लोग स्टैब्लिश कर गए। तो इन्होंने क्या ट्रिक लगाया, है ना। इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट में जो वेरियस स्पीकर हैं, है ना, वेरियस स्पीकर बोले तो डच स्पीकर, फ्रेंच स्पीकर, जर्मन स्पीकर, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, ठीक है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। इट मीन्स टू से दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सबके इक्वल ही मिनिस्टर होंगे, है ना। मेरे डच स्पीकर भी 4 होंगे, फ्रेंच स्पीकर भी 4 होंगे, है ना, और क्या बोलते हैं, जर्मन स्पीकर भी 4 होंगे। तो इस तरीका से अकोमोडेट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। पहला प्रॉब्लम समाप्त, नेशनल लेवल की गवर्नमेंट बन गई। अब आ जाते हैं स्टेट लेवल पे। तो स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है, सो बेसिकली दे हैव डिवाइडेड देयर कंट्री इनटू 3 डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा जो है जिसे हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है, इनके यहाँ कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या किया इन्होंने कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया वेरियस एथनिक ग्रुप को, वेरियस लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप को, ओके। अब स्टेट में क्या किया, स्टेट को इतना पावर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इन्फ्लुएंस ही नहीं कर पाए, है ना। कितना बढ़िया है। अगर इन्फ्लुएंस कर पाएगा तो स्टेट क्या करेंगे, फील करेंगे कि नहीं मेरे साथ तो भाई गड़बड़ी हो रही है ना, और दे फील एलिनेटेड, इजंट इट। तो इन्होंने क्या किया कि भाई स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट ही नहीं बनाया, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबऑर्डिनेट नहीं बनाया। इट मीन्स टू से दैट कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आप अंडर नहीं आएंगे, यू आर नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। यू विल हैव योर ओन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, यू विल कलेक्ट द इनकम टैक्स और टैक्सेस एंड यू विल रन योर गवर्नमेंट, योर स्टेट गवर्नमेंट बाय दैट टैक्स,
इस तरह का सिस्टम बनाया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी खुद का अपना रहेगा। इस तरह का सिस्टम पूरा तरीका से बनाया गया, कहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट के लिए बेल्जियम में। ओके, अब क्या हुआ? अब कुछ ऐसे भी ग्रुप थे, जैसे अगर बात करें जर्मन स्पीकर की, अगर बात करें तो जर्मन स्पीकर तो 1 थे, 1% ही थे, है ना। तो 1% ये तो जरूर से जरूर दिक्कत करेंगे, और इनकी भावना हताहत ना हो इसीलिए इन्होंने डेवलप कर दिया किस चीज को? कम्युनिटीज गवर्नमेंट को। किसने डेवलप किया? कम्युनिटी गवर्नमेंट को कर दिया। ठीक है, अब आप पूछ सकते हो सर कि यहाँ पे तो ठीक है, पूरे के पूरे देश के लिए तो ठीक है, लेकिन ब्रुसेल्स में केस तो गड़बड़ था, तो ब्रुसेल्स के लिए क्या किया गया? ब्रुसेल्स के लिए भी ये लोग बहुत अच्छा एकोमोडेशन निकाले। इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ब्रुसेल्स में भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दिया। अब आप बोल सकते हैं कि सर ब्रुसेल्स में तो फ्रेंच स्पीकर ज़्यादा थे और पूरे देश में डच स्पीकर ज़्यादा थे, तो ये कैसे हो पाया? ये इसलिए संभव हो पाया क्योंकि डच स्पीकर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे लिए, किसके लिए? पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, पूरे देश के लिए जो गवर्नमेंट बनी उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिए फ्रेंच को। तो फ्रेंच भी बोले कि ठीक है, अगर आप मेरे को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, तो एक काम करते हैं, ब्रुसेल्स के लिए, जो ब्रुसेल्स है उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट बनाते हैं, है ना, और उसके लिए एक अलग गवर्नमेंट बना करके उसमें जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हम इक्वली बांट लेंगे। ओके, तो क्या किया गया? ब्रुसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट बना दिया गया और वहां पे रिप्रेजेंटेशन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए गए कि नहीं भाई, जो आपका जिस तरीका से आप हमको, है ना, हम पूरे देश में माइनॉरिटी हैं, तो आप हमको क्या किए? एक स्थान दिए, एक इक्वलिटी प्रोवाइड किए, तो मेरा दायित्व भी बनता है कि हम मेजोरिटी में जहां पर हैं, यानी ब्रुसेल्स में ज़्यादा हैं, तो ये फ्रेंच स्पीकर बोले कि डच स्पीकर को भी हम इक्वलिटी देने के लिए तैयार हैं। इस तरीका से अपनी कंट्री को टूटने से, अपनी कंट्री को एलिमिनेट होने से, ब्रोकन होने से ये लोग अपने आप को बचा लिए, एकोमोडेट कर लिए। ओके, और ये देख करके तो बहुत ज़्यादा क्या लग रहा है? कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हाँ, एग्जिस्ट करता भी है कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका रहा इनके एकोमोडेशन का। अब बात करते हैं कि श्रीलंका में क्या किया गया। क्या श्रीलंका भी इसी तरीका से एकोमोडेट कर पाया चीज़ों को या फिर कुछ और? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। श्रीलंका में जो सिन्हलीज स्पीकर थे, इन्होंने जब इनकी कंट्री आज़ाद होती है तभी से अपना डोमिनेशन बनाना स्टार्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर इन मेजोरिटी। तो इन्होंने बोला कि हम मेजोरिटी में हैं, दैट्स वाई अब क्या होगा कि हमारी गवर्नमेंट चलेगी। इंडिपेंडेंट होते ही कंट्री का इन्होंने एक एक्ट को पास किया जिसका नाम था सिन्हला एक्ट ऑफ 1956। क्या किया इसमें? इन्होंने किया कि सिन्हला जो कम्युनिटी थी उसको प्रायोरिटीज देना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज एंड ओनली 1 लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया कि यही ऑफिशियल लैंग्वेज है। आपको पता होगा इंडिया में टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। हिंदी भी एक तरह का ऑफिशियल लैंग्वेज ही है, हमारे यहाँ कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है ना। तो इसी तरीका से अगर बात करें तो श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में जस्ट इसका अपोजिट हुआ। उन्होंने अपने डोमिनेशन और अपनी मेजोरिटी के आधार पे क्या किया, इनको मतलब सिन्हला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और बोला कि सिन्हला लैंग्वेज ही चलेगा, हर टेक्स्ट बुक में, ऑफिशियल वर्क में, सारी जगह ये चलेगा। ठीक है, तो अब जो और स्पीकर थे, तमिल स्पीकर थे, वो भड़क गए, बोले ऐसा क्यों, हम भी तो एग्जिस्ट करते हैं, हम भी तो कंट्री के सिटीजन हैं, तो हमारी लैंग्वेज का तो इसका मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इस कारण से इन्होंने क्या किया, डिमांड रखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन पहले देख लेते हैं कि सिन्हला एक्ट ऑफ 1956 में और क्या हुआ। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, सिन्हला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। फिर सिन्हला कम्युनिटी जो थी उनको प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर दिया जॉब्स में, यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स में, है ना, इस तरीका से प्रायोरिटाइज कर दिया। क्योंकि सिन्हला कम्युनिटी का रिलीजन जो था वो बुद्धिज्म था, तो बुद्धिज्म को प्रमोट, प्रोपगेट, प्रोफेस करना ऑफिशियल कर दिए कि गवर्नमेंट भी इसी धर्म को क्या करेगी, प्रमोट और प्रोफेस और प्रोपगेट करेगी। गेटिंग मी? अब इन सारी चीज़ों से तमिल स्पीकर को बहुत ज़्यादा एलिनेट फील हुआ, है ना, अलगाव टाइप का फील हुआ कि भाई अगर हम आपके साथ नहीं रह सकते हैं तो हम एक काम कर दीजिए कि हमें 6 सेपरेट स्टेट ही बना दीजिए। ठीक है, जिसका नाम ये लोग मांगे क्या कि तमिलिलम रख दीजिए। ओके, तमिलिलम का मतलब स्टेट ऑफ तमिल्स। ओके,
अब ये डिमांड को बिल्कुल ही सरे से निकार दिया गया, मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट जो थी, सिन्हला गवर्नमेंट जो थी, और इसके बाद 1983 से क्या होता है, सिविल वॉर स्टार्ट होता है। कहाँ पे? आपका श्रीलंका में, और ये 2009 में खत्म होता है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे ये बात सही है कि किसी तरीका से श्रीलंका बच गया और अल्टीमेटली फिर डेमोक्रेसी को स्टेब्लिश किया गया यहाँ पे। यस, ऑलरेडी मेजोरिटेरियन था वहाँ पे, लेकिन मेजोरिटेरियनिज्म के तहत उसे बदल दिया गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये था किस चीज़ का केस हमारा? वेरियस कंट्रीज का केस, है ना, जिसमें हम लोग समझ रहे हैं कि पावर शेयरिंग इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये डिजरेबल क्यों है, पावर को शेयर करना इतना जरूरी क्यों है। ठीक है, तो एक चीज तो हम समझ गए कि कंट्री को और इतने ग्रुप को एक साथ एकोमोडेट करने के लिए, एक कंट्री का फीलिंग लाने के लिए हमें इसका चाहिए। लेकिन उसके अलावा भी एक कारण है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रूडेंशियल और मोरल रीजन। ओके, प्रूडेंशियल और मोरल रीजन क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप क्या करें, इसे पॉइंट आउट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिनोट कर लें, है ना, और इसमें डिफरेंसेस आएगा आपको पूछने के लिए। ठीक है, तो डिफरेंसेस सिंपल सा है। प्रूडेंशियल मतलब कैलकुलेटिव, रेशनल, रीजनल, ओके, और मोरल मतलब समथिंग दैट इज इमोशनल। ओके, तो ये दो डिफरेंसेस है। अब इन दो डिफरेंसेस में क्या क्या दिया हो ये समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो प्रूडेंशियल रीजन में बता रहा है कि प्रूडेंशियल रीजन इसीलिए जरूरी है, तो डिजरेबल इसीलिए है क्योंकि प्रूडेंशियल रीजन है इसका। अब प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है? तो कैलकुलेटिव रीजन होता है। अब ये कैलकुलेटिव रीजन करता क्या है? ये पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, साथ ही साथ सिंगल ग्रुप जो है वो डोमिनेट नहीं करेगा किसी एक कंट्री में, तो इस कारण से भी क्या हो जाएगा, कोई अगर डोमिनेट ही नहीं करेगा तो सभी इक्वलिटी फील करेंगे। दैट्स वाई हमें पावर शेयरिंग की जरूरत है। और लास्ट पॉइंट में क्या बताया कि भाई पावर शेयरिंग करता क्या है? ये पावर शेयरिंग, प्रूडेंशियल पावर शेयरिंग करता क्या है? ये माइनॉरिटीज को ऑपरेस होने नहीं देता है ना। अगर आप गौर से देखें तो एक टाइम पे जो माइनॉरिटी हैं, दूसरे टाइम पे क्या हो जाएंगे, मेजोरिटी हो जाएंगे। तो मेजोरिटी को भी आगे चल के ये सोचनी नहीं पड़ेगी कि हमें क्या कर दिया जाएगा, डोमिनेट कर दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा रीजन? प्रूडेंशियल रीजन। ओके, चलिए अब मोरल रीजन को देख लेते हैं। मोरल रीजन का सबसे पहला रीजन तो हम लोग ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी का ये आत्मा है पावर शेयरिंग। दुनिया में जितनी भी डेमोक्रेसी है वो इस चीज पे बेस है कि भाई इक्वलिटी क्रिएट की जाए। बिना पावर शेयरिंग के इक्वलिटी क्रिएट हो ही नहीं सकता है। तो आत्मा की तरह है डेमोक्रेसी का पावर शेयरिंग। दूसरा पॉइंट में अगर हम लोग देखें, पीपल अफेक्टेड मोस्ट हैव हैंड इन शेपिंग। ओके, तो दूसरा पॉइंट हम लोग देखें कि दूसरे पॉइंट में हमें बोल रहा है कि भैया आप वो पीपल के लिए जो पॉलिसी से ज़्यादा इफेक्टेड होंगे, है ना, सिटीजन ही इफेक्टेड होंगे। गवर्नमेंट की पॉलिसी से कौन इफेक्टेड होता है? हम ही लोग। गवर्नमेंट किसके लिए पॉलिसी बनाता है? हमारे लिए, है ना, तो उससे इफेक्टेड भी कौन होगा? हम ही लोग। तो इसीलिए ये ज़्यादा जरूरी है, मोरल रीजन बोलता है पावर शेयरिंग का कि ये ज़्यादा जरूरी है कि जो लोग के इफेक्ट होंगे उनको यूज़ किया जाए पॉलिसीज़ बनाने के लिए, जो पॉलिसीज़ उनके लिए ही बनाई जा रही हैं, ताकि बेटर से बेटर पॉलिसीज़ बनाई जा सकें। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज सिटीजन पार्टिसिपेशन, है ना। मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग ये भी बताता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। किसमें? तो तुम्हारे पावर गवर्नमेंट पॉलिसीज में और गवर्नमेंट वर्किंग में। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि आगे इस चैप्टर में क्या क्या दिया हुआ है। आगे इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का, मतलब पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड किस तरीका से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अभी तक हमने चैप्टर में ये समझा कि पावर को शेयर करना क्यों जरूरी है ना, और व्हाट इज दिस पावर शेयरिंग एक्चुअली इजंट इट। अब हम लोग देख रहे हैं कि तरीका क्या है। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि क्यों जरूरी है, प्रूडेंशियल, मोरल और दो केसेस को समझ करके हमें ये तो आ गया कि भाई पावर को शेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन तरीका क्या है सर? तरीका भी बता देते हैं।
तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 4 तरीकों से लगभग 4 तरीकों से क्या किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। ये 4 मेन ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू आप पावर को शेयर कर सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो पावर शेयरिंग है वो है हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें पावर जो है वो डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में शेयर किए जाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब डिफरेंट ऑर्गन मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दे आर कॉल्ड डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि लेजिस्लेचर क्या करता है, तो लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, उस लॉ को क्या करता है भाई, इम्प्लीमेंट करवाता है। और जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन और उस इम्प्लीमेंट किए गए लॉ को, है ना, एकदम सुरक्षित रखता है कि उस लॉ के बियॉन्ड ना जाए, है ना, जुरिडिक्शन में उसको रखता है। तो इन तीनों में भी क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक ही सारी चीज़ों को संभाल रहा होता, तो आपस में ही बहुत ज़्यादा विविधा हो जाती। तो काम के साथ साथ पावर को भी क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। गेटिंग मी और नॉट, है ना। तो लेजिस्लेचर का पावर डिफाइन कर दिया गया, एग्जीक्यूटिव का पावर डिफाइन किया गया और जुडिशरी का पावर डिफाइन किया गया। बेसिकली किया क्या कि भाई हम इतना पावर रखेंगे, इस चीज़ का पावर रखेंगे काम करने का, आप इस चीज़ का काम करो और आप इस चीज़ का, इजंट इट। लेजिस्लेचर को बोला गया, लेजिस्लेचर को पावर देकर बोला गया कि आप लॉ बनाने का काम करो, लॉ बनाने का पावर आपके पास है। एग्जीक्यूटिव को बोला गया कि उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाने का पावर जो है वो आपके पास है ना। और जुडिशरी का काम यहाँ पे क्या रहा कि भाई वो लॉ को सुरक्षित रखेगा, इसका पावर इनको दिया गया। इस तरीका से हम कह सकते हैं कि ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना, जो दिक्कतें आती हैं वो आसानी से सॉल्व की जा सकती हैं। गेटिंग मी और नॉट। चलिए अब आगे देखते हैं कि सेकंड क्या तरीका है पावर को शेयर करने का। तो सेकंड जो तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अब वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, जिस तरीका से हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में ऑर्गन में, है ना, ऑर्गन में क्या किया गया था, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। यहाँ पे वर्टिकल डिवीजन में क्या किया जाता है, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में, जो लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है वहाँ पे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल, हमारे पूरे देश के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, नेशनल गवर्नमेंट होती है, यूनियन गवर्नमेंट भी उसे बोलते हैं, है ना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसे बोलते हैं हमारे देश के लिए पर्टिकुलरली, है ना। और फिर होती है एक स्टेट लेवल की गवर्नमेंट जिसे हम लोग स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, एक लोकल गवर्नमेंट होती है ना, यू नो इट, ये जानते हैं ना कि हमारे देश को तो इस तरीका से पावर को एट द डिफरेंट लेवल क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ना। तो भाई क्या होगा, इससे फायदा क्या, इसको ऐसा क्यों किया गया, इसलिए किया गया क्योंकि एट वन रीजन और एट वन लेवल पावर डिस्प्यूट ना हो। ऐसा ना हो कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन आपस में लड़ते रह जाए, तो फिर उस तरीका से एक बेस्ट और फेयरेबल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, है ना। इसीलिए क्या किया गया कि भाई कुछ लिमिटेशन बना के रख दी गई कि भाई सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट किन किन पॉइंट पे पावर को चलाएगी और किन किन पॉइंट पे बातें उसकी मानी जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि यू आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जस्ट लाइक हम लोग पढ़े बेल्जियम वाला केस, उसी तरीका से यहाँ पे भी किया गया, है ना। ज़्यादातर डेमोक्रेसी में ऐसा ही किया जाता है कि सबऑर्डिनेट नहीं रखा जाता है, ठीक है। अब क्या हुआ आगे, अब ये स्टेट गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, तो पावर का डिवीजन हो गया। अब लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पे कौन देखेगा, तो उसके लिए बनाया गया लोकल सेल्फ हेल्प गवर्नमेंट। ओके, तो ये था हमारा दूसरा तरीका जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पावर को शेयर कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड तरीका क्या है पावर को शेयर करने का, थर्ड तरीका है पावर को शेयर करने का जिसे हम लोग बोलते हैं भाई पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो सोशल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, यू नो ना कि इंडिया इज अ वेरी डाइवर्स कंट्री। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आप विदेशों में जाएंगे तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में है, वो लोग पूछते हैं कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी कैसे एग्जिस्ट कर पाता है आप में, आप इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यूनाइटेड कैसे हैं। तो यहाँ पे सोशल ग्रुप भी, कल्चर भी अलग है, अलग अलग तरह का डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ। तो इनको अगर पावर नहीं देंगे तो फिर ये फील करने लगेंगे नहीं हमको अलग किया जा रहा है, तो इसीलिए इनको भी कुछ पावर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो
तो कैसे दिया जाता है? तो क्या किया जाता है कि भाई जो पावर है वो डिफरेंट सोशल ग्रुप, जैसे लिंग्विस्टिक ग्रुप होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप है ना, रिलीजियस ग्रुप होते हैं, उनको कुछ पावर दे दिया जाता है कि भाई आप अपनी बातें गवर्नमेंट में रख सकते हैं बिकॉज यू बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप और अ रिलीजियस ग्रुप। ओके, तो गवर्नमेंट जो है इनको सुनना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पावर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इनको भी, एंड दे हैव द राइट कि भाई ये अपनी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें और गवर्नमेंट शुड हैव टू लिसन टू देम। ओके, एग्जाम्पल अगर देखें तो बेल्जियम में देखो, ये जो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं बच्चे लोग, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया को लेकर नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में है ना। तो वहां पे देखो बेल्जियम में क्या हुआ था, बेल्जियम में भी ऐसी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना दी गई थी। हमारे यहाँ इसी को लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं ना। तो इस तरीका से लिंग्विस्टिक ग्रुप और रिलीजियस ग्रुप को सेटिस्फाई करके रखा जाता है कि यू विल बी प्रोवाइडेड विद द इक्वलिटी, यू विल बी प्रोवाइडेड विद द पावर, है ना, वो पावर जिसके तहत आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इस तरीका से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, शेयर किया जाता है बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। ओके, मूविंग टू द लास्ट पॉइंट और लास्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये है कि पावर को शेयर करेंगे हम लोग कहाँ पे? इन्फ्लुएंशियल ग्रुप। अब इन्फ्लुएंशियल ग्रुप मतलब पॉलिटिकल पार्टीज, ये क्या है? इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है ना। जैसे बिजनेसमैन इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है ना, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर, है ना, ये सभी क्या आ जाएंगे? इन्फ्लुएंशियल, मतलब इन्फ्लुएंस करेंगे। जितनी भी नीतियां होती हैं सब कहीं ना कहीं इनके द्वारा इन्फ्लुएंस की जाती हैं। अगली बात समझ में? इन्फ्लुएंशियल ग्रुप का मतलब समझो, है ना, वैसे ग्रुप जो किसी पॉलिसी, किसी वर्किंग को, किसी चीज को क्या करे? इन्फ्लुएंस करे, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं इन्फ्लुएंशियल ग्रुप। गेटिंग मी और नॉट? ओके, तो इनमें क्या क्या आ जाएंगे? पॉलिटिकल पार्टीज आ जाएंगी, बिजनेसमैन आ जाएंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट आ जाएंगे, फार्मर्स आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स आ जाएंगे। गेटिंग मी और नॉट? है ना। तो इसी तरीका से इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे शेयर करते हैं पावर। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में क्या करना है? पावर को शेयर करना है। तो वो लोग क्या करती हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी आपस में कंबाइन हो जाती हैं और गठबंधन बना देती हैं, और ये हो जाता है कि भाई कि कुछ चीज़ों पे पावर आपका चलेगा, कुछ मेरा चलेगा, और इस तरीका से वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेती है, मेजोरिटी में आ जाती है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉलिजन गवर्नमेंट, है ना। ये था आपका पूरा का पूरा वन शॉट वीडियो इस पूरे के पूरे चैप्टर को। आई थिंक यू लाइक इट, है ना, और मेरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद।